नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है नन अदर देन जनाब जनरल एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एयर मार्शल साहब, अब तक की जो हम इवेंट्स देख रहे हैं, एक तो हमें चीज़ वादे नज़र आती है कि जो उनके हदफ थे और जो उनका यूफोरिया था कि आएंगे और मलिया मेट कर देंगे, वो तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ। हर चंद बड़ा जख्म लगाए हैं उन्होंने और उनको लगे भी हैं। आप क्या समझते हैं कि अब तक के इवेंट्स में ईरान इस हद तक नुकसान उन्हें दे चुका है कि वो अब फेस सेविंग के लिए आ रही है अमेरिकन फौज, या रियली स्टेप इन करेगी इस जंग में? एयर मार्शल साहब देखें, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि दुनिया ने इसराइल के अंदर भी वो नज़ारा देख लिया है जो गज़ा में देखने को मिलता था, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। इस वक्त एक बहुत ज़्यादा एक सीक्रेसी उन्होंने मेंटेन की हुई है। इसराइल ने बहुत सख्ती है वीडियोस को अपलोड ना करने की, और ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो सारे डैमेजेस हैं और ये जो वीडियोस हैं ये ट्रिकल आउट हो रही हैं और पता चल रहा है कि ये डैमेज हो रहा है। लेट्स से अगर 10% मिसाइल भी वहाँ पे जा रहे हैं, स्टिल ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो उनको हिट कर रही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या उनकी एक ऐसी स्टेट आ गई है डिस्ट्रक्शन की कि जिसकी वजह से अमेरिका को इस वक्त एंटर होना पड़ा है, तो मेरे ख्याल में वो अभी स्टेज नहीं आई है। लेकिन वो स्टेज आने भी नहीं देना चाह रहे हैं, दैट्स अ पॉइंट, क्योंकि वो स्टेज आ सकती है। इसलिए कि वॉर स्टेमिना ईरान के पास ज़्यादा है। इसराइल के पास कभी भी वॉर लड़ने का जिसमें एक मुखालिफ भी हो वो स्टेमिना था ही नहीं। उसने ऐसी वॉर्स लड़ी नहीं है। सो ये उनके लिए फर्स्ट टाइम एक न्यू एक्सपीरियंस है जिसकी उनको आदत नहीं है। अब वो इस एक्सपीरियंस को मज़ीद प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रहे हैं। सो अमेरिका ने अब अपनी जो एक डिप्लोमेटिक थ्रेटनिंग है, क्योंकि अमेरिका तो सामने आ गया है और अब तो न्यूज़ भी आ गई है कि 10 जून को जो कैंप डेविड में मीटिंग हुई थी उसमें इसराइल को ये गो अहेड दिया गया था एक्चुअली। सो अब ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं कि अमेरिका इज़ डेफिनेटली अ पार्ट एंड पार्सल, और क्यों ना हो, अमेरिका की एक स्टेट है एक्चुअली इसराइल, अगर आप उसको देखें। सो अगर बिल्कुल एयर मार्शल आपके साहब, सवाल की अमेरिका तरफ जो मैं है कह रहा हूँ बिल्कुल कि इसराइल के साथ है, उसकी क्या मजबूरी है वो तो सामने आएगी। लेकिन सर, जो ईरान जो है पै दर पै वार कर रहा है, वहाँ आयरन डोम जो है उसको उड़ा के रख दिया, वहाँ पर जो है तबाही के मनाजर तो सामने आ ही रहे हैं, वहाँ पर हसास इदारे जो हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। F-35 को गिराने का दावा किया गया ईरान की जानिब से और F-32 को भी गिराने के दावा किए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है? अगर अमेरिका हमला करता है तो वो किन किन अड्डों से हमला कर सकता है, कहां कहां से ईरान पर हमला कर सकता है? देखिए, एक तो ये जैसे हमेशा से हम कहते हैं कि कभी भी वॉर होती है तो ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। सो इसलिए जो दोनों तरफ के अपने नैरेटिव होते हैं, अभी इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि F-35 जो है वो शूट डाउन हुए या नहीं हुए। मतलब आज तक इंडिया जो हमने गिराए भी हैं, सबूत भी दिए हैं, उनको नहीं मान रहा। सो ये वाले असर्टन करने ज़रा डिफिकल्ट होंगे, और F-32 तो मेरे ख्याल में है भी नहीं इसराइल के पास, और ना ही अभी अमेरिका की तरफ से ये जहाज एंटर हुए हैं। अमेरिका की तरफ से शमूलियत मुझे इमीडिएटली इस लेवल पे आनी ज़रा सी मुश्किल दिखाई दे रही है। इसलिए कि याद रखें कि अगर हमने ईरान को एक पुश कर दिया बिल्कुल वॉल के आगे, जो कि ऑलमोस्ट अब वो आ ही चुका है, तो फिर वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, उसको एक मौका मिल जाएगा अगर अमेरिकन जहाज़ों ने अटैक किया और अमेरिकन अड्डों से किया कि वो उन सारे अड्डों पे अटैक कर दे। और वो बहुत सारे हैं, वो 15 हैं हम जानते हैं, 40,000 अमेरिकन्स हैं इस खित्ते के अंदर। तो अमेरिकन ऑब्वियसली कांग्रेस और वो लोग अभी ये चीज़ नहीं देखना चाहेंगे कि एक ऐसी वॉर उसके अंदर अमेरिका अपनी डायरेक्ट एंट्री दे दे। अमेरिका अपनी डायरेक्ट एंट्री दिए बगैर भी इस वॉर को उस स्टेज पे लेके जा सकता है जो कि वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे ईरान एक किस्म का अनकंडीशनल सरेंडर करे। ईरान का सरेंडर क्या है, बेसिकली वो उससे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिखवाना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनपीटी, इन टर्म्स ऑफ इट्स सपोर्ट टू अदर हिजबुल्लाह एंड अदर प्रॉक्सीज। एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट, आई एम श्योर वो चाह रहे होंगे कि ईरान इस सारे पे लिख के दे, और वो उसकी तरफ उसको लेके आहिस्ता आहिस्ता धकेल रहे हैं, उस तरफ लेके जाए। लेकिन बट आई सर, डोंट थिंक अमेरिका ने सो अभी कि तक तो हमला ये नहीं सब कुछ किया, इतना लेकिन इजीली अमेरिका हो जो है पाएगा। वहां पर असला वगैरह बकायदा ले आया है, अपने बेड़े ले आया है। यूरोप ने भी अपने जहाज जो है वहां मुंतकिल करने की इतलात मिल रही हैं। तो क्या यूरोप जो है वो भी अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल का साथ दे सकता है? यूरोप मिला हुआ है जी, आपको कोई इसमें डाउट है? फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, इन्होंने तो ओपनली इस हमायत का इजहार कर दिया है।
आप देखें कि आप जर्मनी के चांसलर की स्टेटमेंट्स देख लीजिए कितनी डैमेजिंग है। इंग्लैंड ने तो अपना बहरी बेड़ा भेज दिया है। अमेरिका के तो ऑलरेडी दो, कार्ल विल्सन और निमिट्ज जो हैं, दे आर ऑलमोस्ट इन प्लेस। सो दीज यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली ये तीन जिनका मैंने आपको नाम लिया है, ये 100% इस सारे ईविल प्लान का हिस्सा हैं। एक मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवाता हूं कि 80s में प्रेसिडेंट बाइडेन उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर एक इजराइल ना होता तो अमेरिका एक इजराइल क्रिएट करता। और एक अमेरिकन जर्नल की बड़ी फेमस सेइंग है कि इजराइल जो है वो एक अमेरिका का लैंड बेस्ड कैरियर है। सो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दे बोथ आर पार्ट ऑफ ईच अदर। जब लोग कहते हैं ना कि अमेरिका क्या इसकी हमायत करेगा, तो मुझे इसमें ताज्जुब सा होता है कि वो इन दोनों को अलहदा क्यों समझ रहे हैं। द ओनली थिंग इज कि इस बार लेकिन सर अगर हम यही समझ लें अमेरिका भी उसके साथ है, यूरोप भी उसके साथ है, सफराई हो चुकी है, तो दूसरी जानब ईरान के साथ कौन है? क्या दूसरी जानब भी सफराई हो सकती है और ईरान को अकेला छोड़ दिया जाएगा, या बाकायदा तौर पे उसके साथ आएंगे मुल्क? देखें, आइडली स्पीकिंग तो आने चाहिए, इसलिए एट द मोमेंट तो कोई नहीं है। याद रखें कि सिर्फ लोग सफारती तौर पे और ये हमायत कर रहे हैं, मिलिटरीली उसको कोई उसकी एड नहीं कर रहा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों अनफॉर्चुनेट? इसलिए कि ये जो जंग है ये असल में ये अल्टीमेट किसकी जंग है? ये अल्टीमेट जंग है जो अमेरिका का प्लान था B3, और जो चाइना का प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि ट्रांस अटलांटिक और पैसिफिक, इसके दरमियान की अल्टीमेट लड़ाई है। उससे उससे पहले का ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं कि चलें ग्रेटर इसराइल या एक कंप्लीट हेजेमनी इनकी हो जाए मिडल ईस्ट में, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज बिटवीन दीज टू पावर्स। और उसलिए ये अभी से ही चाइना को डिसीजन लेना पड़ेगा और रशिया को माफी भी। चाहता हूँ एयर मार्शल साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की है। उसकी इन्वेस्टमेंट है, कोई कह रहा है $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, साल में $40 बिलियन की। 90% ऑयल ईरान का तेल चाइना का ईरान से जा रहा है। विल चाइना लेट इट गो डाउन? यही तो है ना, दैट्स अ बिग क्वेश्चन कि अगर ईरान हाथ से निकलता है तो इसका मतलब है सी पैक इज अंडर थ्रेट। ना सिर्फ सी पैक बल्कि कंप्लीट BRI, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो के ये गल्फ और उसके बाद अफ्रीका और यूरोप जाना है, वो सारा खटाई में पड़ जाएगा। तो आपको इस बिकॉज उसकी वजह ये है कि जब लोग देखेंगे कि ईरान भी चला गया, पहले सीरिया गया था फिर ईरान भी चला गया, तो इसका मतलब है कि फिर अमेरिका का जो एज अ सोल सुपर पावर का जो मैसेज है, जो कि बड़ी बुरी तरह थ्रेटन हुआ था पिछले 10 साल से, वो एक रीइंफोर्स हो जाएगा। सो वो जो ब्रिक वर्सेस द रेस्ट हो रहा था, उसको एक धचका लगेगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना और माफी रशिया जो चाहता है हूँ, काउंटर वो क्वेश्चन अपना कर रहा रोल जो है हूँ। वो जो काउंटर प्ले करें। नैरेटिव है, अमेरिका बुरी तरह ब्लीड हुआ अफगानिस्तान में, इराक में, और जो लागर हुआ है उसका जो ओवर स्ट्रेच ऑफ सुपर पावर था। डू यू थिंक कि चाइना इज वांट्स कि ये और वीकेंड हो? बिकॉज वी नो एक डेट रिटर्न है और वहाँ पे एक सोशल अनरेस्ट भी हो गया है। तो इज चाइना साइलेंट बिकॉज इसको ब्लीड होने दे? देखें, जो लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका बहुत ज्यादा ब्लीड हो गया या अमेरिका इज जस्ट फॉलिंग सुपर पावर, मैं इतना ज्यादा उससे एग्री नहीं करता हूँ। इट विल टेक डेकेड्स, 50-60 साल भी लग सकते हैं चीजों को एक सुपर पावर के, इस बड़ी सुपर पावर के स्टेटस को चेंज होने में। लेकिन ये जिन इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये दे आर नॉट गोइंग टू ब्लीड USA। इसको रोकना है हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना कि USA विल ब्लीड या ट्रंप हार जाएगा या ट्रंप की पॉपुलैरिटी हो जाएगी। सो वो ट्रंप चला जाए, एक और ट्रंप जैसा आ जाएगा, सो वोट उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए। तो ये बड़ी एक मतलब हमारे फेक सी चीजें होती हैं जिसकी बेस पे हम बड़े बड़े रीजन और बड़ी बड़ी वॉर्स जो हैं वो लूज कर जाते हैं ऑन दीज।